आ गए आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आप चैप्टर की वीडियो देखने आए हैं तो आप वीडियो को इतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में आए 95 प्लस मार्क्स, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। हमने उठाया जिम्मा आपके 95 प्लस स्कोर करवाने का आपके बोर्ड के एग्जाम, जिसके लिए अभी हम वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। देन इसके बाद हम वीडियोस लाएंगे हर एक चैप्टर की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशंस के साथ। देन उसके बाद आपको वीडियोस मिलेंगी हमारे इसी चैनल पे आपके सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मिले हुए सपोर्टिंग मटेरियल को समझाते हुए। देन उसके बाद हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपके पेपरों में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उनके आंसर्स के, और उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है बोर्ड के एग्जाम में, जिससे आप कर सकें स्कोर 95 प्लस आपके एग्जाम में। इन सब चीज़ों के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है एक छोटा सा काम, आपको कर लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही करें हम वीडियो अपलोड आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, आप देख पाएँ वीडियो को और ला सकें अपने मार्क्स। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके बुक का पहला चैप्टर सबसे पहले कहानी सुनाता है शीत युद्ध की। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध प्रभाव क्या था, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी। दूसरा चैप्टर कहानी सुनाता है कि सोवियत संघ क्या थी, दूसरी महाशक्ति क्या थी, उसका जन्म कैसे हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ। तीसरा चैप्टर आपको कहानी बताता है कि आखिर अमेरिकी वर्चस्व क्या है, वो किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, वो किस प्रकार से दुनिया को अपने वर्चस्व के रूप में लेकर आ रहा है। लेकिन चौथा चैप्टर बताता है कि अमेरिकी वर्चस्व हमेशा नहीं रहेगा। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज के ग्रुप हैं जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। तो कुछ पूरी इसी कहानी को हम समझेंगे आपके चौथे चैप्टर के अंदर। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूरोपीय संघ से। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ को अच्छे से समझा जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट हमें बोर्ड पे लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 45 तक, उस दौरान जो अखाड़े थे वो थे यूरोपीय संघ के देश। कुछ देश जापान वाली साइड में, कुछ अमेरिका और सोवियत संघ वाली साइड में, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा नुकसान जो उठाना पड़ा वो थे यूरोपीय संघ के देश। पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद चालू हो गया शीत युद्ध। शीत युद्ध के साथ ही चालू हो गई गुटबाजी। अब गुटबाजी के दौरान क्या था, कुछ कंट्रीज अमेरिका के हाथ लगी, कुछ कंट्रीज सोवियत संघ के हाथ में लगी। अब जो अमेरिका की तरफ वाली कंट्री थी, उनका डेवलपमेंट तो शुरू हुआ अमेरिका की मदद से, और अमेरिका ने इस मदद को नाम दिया मार्शल योजना का। मार्शल योजना के ही तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना हुई। आर्थिक है यानी पैसे से रिलेटेड है, मदद मिली ताकि अपना जो भी इनका जो पूरा सिस्टम जो तबाह हो गया है उसे दोबारा से रीबिल्ड करें, पूरे उसे स्थापित करें और अपने विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, जो सब बर्बादी इन्होंने देखी थी। अब इसी के तहत 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का भी गठन हुआ। समझ रहे? ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या थी, एक प्रकार से यूरोपीय संघ में जो देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनकी मदद थी ताकि वो धीरे धीरे जो उन्होंने तबाही, जो उन्होंने सब कुछ अपना सिस्टम खो दिया, उसे दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश की। विकास धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही थी। 1992 में, क्योंकि 90 में शीत युद्ध खत्म हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो बर्लिन वाली वो जो 150 किलोमीटर वाली दीवार वाला सीक्वेंस पड़ा था, बर्लिन का एकीकरण हो गया और जो सोवियत संघ वाले कब्जे वाले देश थे वो भी स्वतंत्र हो गए, और मिलकर के 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रों ने आपस में मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसको जो है मास्ट्रिस्ट संधि के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में बन जाता है कि भाई यूरोपीय संघ के गठन के लिए किस संधि पर दस्तखत किए गए, तो मास्ट्रिस्ट संधि पर दस्तखत यानी सिग्नेचर किए गए। अब 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना में 12 देश शामिल थे। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जब आप यूरोपीय संघ का झंडा देखोगे तो उसमें आपको 12 सितारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये हर एक सितारा एक देश को इंगित करता है, और ये 12 सितारे और ये जो इनका झंडा है, ये इनकी एकता, अखंडता और समग्रता का प्रतीक है। तो 2-3 बातें जो बेसिकली आपको याद रखनी है। इनका गठन हुआ 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के तहत, जिसमें 12 देश थे, और इनके जो झंडा हम देखते हैं इनका, उसमें जो 12 सितारे हैं वो इनकी एकता, अखंडता और समग्रता का प्रतीक हैं। और इनके देशों ने कई बार कोशिशें करी कि हम एक अपना संविधान बना लेते हैं, लेकिन ये संविधान बनाने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद इनके पास अपना झंडा है, जैसा कि मैंने बताया, इनके पास अपना राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, और इनकी मुद्रा है जो कि है यूरो।
जिसे 2002 में जाकर सभी राष्ट्रों ने अपनाया। और जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि हम जब कहते हैं यूरोपीय संघ, तो संघ भारत में भी लगता है। अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इस वाले संघ में और भारत वाले संघ में एक बहुत ही बढ़िया या अलग या खास सा एक अंतर है। अंतर ये है कि इनका जो संघ है, ये जो फेडरल वाला संघ है, इसके अंदर क्या है कि कोई भी कंट्री कभी भी शामिल हो सकती है यूरोपीय संघ में और कभी भी बाहर जा सकती है। लेकिन भारत वाले संघ में जब हम कहते हैं तो वहाँ यूनियन है, उसमें कोई भी कंट्री तो है ही नहीं, स्टेट है, राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि संघ ये भी है, संघ भारत भी है। भारत वाले में किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बट इनके में है, तो इसलिए कभी इनकी संख्या बढ़ती रहती है और कभी इसकी संख्या घटती रहती है। तो ये है यूरोपीय संघ की वो बातें जो आपको याद रखनी है कि आखिर यूरोपीय संघ क्या है या फिर यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या हैं। अब बात करेंगे उन पहलुओं के बारे में जिनके चलते यूरोपीय संघ अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में एक रोड़े की तरह है या आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व के सामने एक चुनौती बन के खड़ा हो सकता है। तो अब समझते हैं उन सारे पॉइंटों को। अब यूरोपीय संघ को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताओ, तब भी आप इस आंसर को लिख सकते हो, और वो यूरोपीय संघ की वो क्या खूबियां हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आने वाले समय में अमेरिका के सामने एक चुनौती बन के खड़ा हो सकता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को इसी पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव जबरदस्त है। अब वो जबरदस्त कैसे है इन तीनों क्षेत्र में, वो ये पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था यूरोपीय संघ। ठीक है, 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था। इसका जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था, जो अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो किसी देश की या किसी संघ की, यूरोपीय संघ की जीडीपी इतनी ज़्यादा है, उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये एक प्रकार से उसका आर्थिक प्रभाव है। राइट, ओके। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है। ठीक है, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि विश्व व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है, और यहाँ पर जब हम यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा है। ये भी इसका आर्थिक प्रभाव है। अब बात करें इसके 2 सदस्य देश, फ्रांस और ब्रिटेन, यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया के तकरीबन सारे देश इसमें सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्य की बात करें तो दुनिया के 193 देश जो इसमें सदस्य हैं, उसमें से सिर्फ 5 देशों को ही स्थायी सदस्यता मिली हुई, और उस 5 में से 2 देश यूरोपीय संघ के हैं। यानी ये कैसी पावर हुई, ये राजनीतिक पावर हुई। यूरोपीय संघ के जो 2 स्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरी दुनिया के मसले जाते हैं, मुद्दों पे बात होती है, फैसले होते हैं। इसको आने वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पर तो थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखने के लिए आप समझ सकते हो कि जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो इन 5 देशों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें से कोई एक भी मना कर दे उस फैसले पर तो उससे मान्य नहीं माना जाता। और वहाँ पर यूरोपीय संघ के 2 देशों को सदस्यता मिली हुई है, वो भी स्थायी सदस्यता। और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जो हैं वो इसमें अस्थायी सदस्य भी हैं। किसमें? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी। ठीक है, और स्थायी सदस्यता 5 देशों को मिली हुई है, जिसमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। पूरी दुनिया में 5 देशों को स्थायी सदस्यता, और उसमें से 2 देश इसी के, तो ये राजनीतिक प्रभाव को दर्शा रहा है। अगला है सैनिक ताकत के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी यूरोपीय संघ के पास है। अब ये भी देख लीजिए, ये कौन सी वाले रूप को दर्शाता है? ये उसके सैन्य प्रभाव वाले रूप को दर्शा रहा है। आर्थिक वाले में उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, उसका जो विश्व में व्यापार का हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। यूएनओ में उसके 2 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य हैं, उसकी सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, फ्रांस और ब्रिटेन के पास 550 परमाणु हथियार हैं। जब 2 परमाणु बम गिरते हैं जापान के ऊपर तो कितनी भयानक तबाही मचती है वो हम सब जानते हैं, और उनके पास ऐसे 550 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही। तो ये भी इनकी सैन्य ताकत का ही लोहा मनवाया जा रहा है। ये सारी बातें क्या दर्शा रही हैं कि यूरोपीय संघ की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी जो ये लगातार बढ़ती हुई ताकत है ये एक प्रकार से एक संकेत है कि अमेरिकी वर्चस्व हमेशा के लिए नहीं है, उसे चुनौती देंगे और उसे दी जाएगी। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से कि जो अमेरिका है उसकी ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, लेकिन यूरोपीय संघ का भी देखिए दूसरा स्थान है,
जैसे कि जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे कौन खड़ा होता है, सोवियत संघ। ऐसे ही नहीं लग रहा है कि अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे कौन खड़ा होता है, यूरोपीय संघ। ठीक, सो ये सारी बातें कुल मिला जुला कर क्या कहती हैं, ये सारी बातें यही कहती हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने यूरोपीय संघ एक वक्त आने पर चुनौती बन के खड़ा हो सकता है। तो यही है यूरोपीय संघ की ऑल ओवर द डिटेल। सो बहुत जल्द मिलेगी आपको इसकी अगली वीडियो। आज के लिए यहीं पे रोकेंगे क्योंकि आज मैं रात में 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज दिन काफ़ी बिजी था। सो बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सारी कमाल की बातें जान पाएँ, सीख पाएँ। और कुछ भी कहना हो तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहा करिए, आपको बहुत सारी कमाल की चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।